मैं जितना भी तुम्हें पढ़ाऊँगा, तुम्हारा ये दायित्व बनता है कि उसी दिन तुम उसको पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो। तो शुरू करते हैं। हम लोग जंतु हार्मोन में जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके बाद से शुरू करेंगे। तो जंतु हार्मोन में देखो, मैंने तुम लोगों को जो नोट दिया है उसमें तुम अगर पहला बॉक्स बीच वाला देखोगे तो वहाँ पे मैंने लिखा है मानव शरीर में उपस्थित ग्रंथियों के प्रकार। अब यहाँ से 3 लाइनें निकली हैं लाल रंग की। तो अगर तुम बाईं तरफ जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है बहिस्रावी ग्रंथियाँ। बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या है हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिकैप यहाँ पे दिया हुआ है कि नलिकाओं के माध्यम से यह ग्रंथियाँ अपने स्रावों को अंगों तक पहुँचाती है। और मैंने तुम्हें इसके उदाहरण भी बताए थे, वही सारे उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए भी हैं। लार ग्रंथि, यकृत मतलब हमारा लिवर, और त्वक यानी त्वचा में जो ग्रंथि पसीने को छोड़ती है वो ग्रंथि, त्वक ग्रंथि। अब वापस आ जाओ बीच वाले डब्बे में फिर से, जहाँ पे मानव शरीर में उपस्थित ग्रंथियों के प्रकार लिखे हुए हैं। वहाँ से दाईं ओर जाओ। दाईं ओर मतलब जहाँ पे लिखा हुआ है मिश्रित ग्रंथियाँ। अब यहाँ पर देखो मैंने इसका क्या लिखा है, अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों का काम करती हैं। मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो अंतःस्रावी भी हैं और बहिस्रावी भी हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अग्नाशय है, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसी लेसन में बाद में पढ़ेंगे। हम लोगों को जो मेन पढ़ना है इस लेसन में वो क्या है, वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। याद करो, मैंने तुम लोगों को कहा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नलिकाएं नहीं होती, ये सीधा ही अपने स्रावों को मुक्त कर देती है खून में, और फिर ये खून जहाँ जहाँ जाएगी तो वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को छोड़ देगी अपने अलग अलग जगहों पे। ये हमारे चर्चा का विषय है और इसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। अब देखो नीचे यहाँ पे लाल रंग के डब्बे के अंदर मैंने एक चित्र दिखाया हुआ है। ये चित्र अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर के हिस्से में हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है और वहाँ से एक पतली सी डंडी की तरह निकली हुई है जिसको इनफंडिबलम नाम दिया गया है। ठीक है, तो इनफंडिबलम ऐसे नीचे पतली सी डंडी, उसके बाद ऐसे गोल तरह से गोल एक चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। ये जो गोल चीज़ नीचे लटक रही है यही पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी हुई होती है। किसके सहारे? इनफंडिबलम के सहारे। मतलब अगर सवाल ये पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में संबंध कौन जोड़ता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? इनफंडिबलम लिखेंगे। बात समझ में आई? आशा करता हूँ आई होगी। अब नीचे आ जाओ, इनफंडिबलम से निकलते हुए नीचे ये जो 2 लटक रही है ये तो हमने सीख लिया पिट्यूटरी है। अब पिट्यूटरी के चारों ओर मैंने एक लाल रंग का घेरा दिया हुआ है और इसका नाम है सेला टर्सिका। अब बात को समझो, हाइपोथैलेमस से अगर पिट्यूटरी इस तरह इनफंडिबलम के सहारे लटक रही है तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई आम के पेड़ से लटकता हुआ आम होगा जो हवा के सहारे ऐसे डोलेगा। उसको सुरक्षित रखना है हमारे दिमाग के अंदर। तो अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए एक जगह होनी चाहिए और वो जगह है एक सेला टर्सिका नाम की गुफा। ये सेला टर्सिका नाम की गुफा किस हड्डी से बनी हुई होती है वो हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये दिमाग में रखो कि पिट्यूटरी जिस गुफा के अंदर रहती है उसको नाम दिया जाता है सेला टर्सिका। इतनी बात आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। अब पिट्यूटरी के सामने वाले हिस्से में जहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है उसी के बारे में मैंने बाएं तरफ अग्र पिट्यूटरी के नीचे में उसकी व्याख्या दी है। मतलब 1 नंबर तुम देखोगे लेफ़्ट साइड यानी बाएं तरफ अग्र पिट्यूटरी लिखा हुआ है, उसके नीचे में तो मैंने क्या लिखा है देखो, पूर्ण रूप से हाइपोथैलेमस के अधीन एवं बाकी सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अग्र पिट्यूटरी है
ये पूरी तरह से हाइपोथैलेमस के अधीन काम करता है। एक तरह से हाइपोथैलेमस इसको चाबुक मार मार के काम कराता है, और उसके कारण ये जो अग्रभाग है पिट्यूटरी का, ये बहुत ज़्यादा दक्ष हो चुका है। दक्ष मतलब ये इतना काबिल हो चुका है कि ये सारे शरीर के बाकी ग्रंथों को कंट्रोल करता है। मतलब ये खुद नियंत्रित होता है, और नियंत्रित होने के कारण ये इतना अनुशासन के अंदर आ चुका है कि ये बाकी पूरी शरीर के ग्रंथियों को भी कंट्रोल करने लगा है। तो यही कारण है कि इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब फिर से वापस हमारे ये जो चित्र है इसमें आ जाओ। यहाँ पे फिर से मैंने लिखा है, देखो 2 नंबर। 2 नंबर में जो व्याख्या है वो इस तरफ, अब दाएं तरफ देखोगे तो पश्च पिट्यूटरी मैंने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये 2 नंबर क्या दर्शाता है? पश्च पिट्यूटरी को दर्शाता है। अब देखो ये जो पीछे का भाग है पिट्यूटरी का, ये हाइपोथैलेमस इसको थोड़ा सा नरम रूप से देखता है। मतलब वो होता है ना कि कुछ लोग कुछ बच्चों को एकदम ही छूट दे रखते हैं, ये हाइपोथैलेमस पीछे की पिट्यूटरी को बिल्कुल उसी हिसाब से रखता है। मतलब इसको कोई ज़्यादा काम देता नहीं है, और जो भी काम इसका देता है वो ऐसा लगता है कि ये कर रहा है। यानी ऐसा लगता है कि पश्च पिट्यूटरी कुछ हार्मोन निकाल रहा है, लेकिन असल में वो हार्मोन हाइपोथैलेमस निकाल रहा है। आशा करता हूँ बात समझ रहे होगे कि ये पीछे का भाग जो पिट्यूटरी का है, ये एक तरह से हाइपोथैलेमस का लाडला है। ये खुद कोई हार्मोन निकालने की हो सकता है क्षमता ना रखे, तो इसके लिए क्या करता है, मतलब बाप होता है ना, वो बाप का बिगड़ा बेटा, बाप मतलब बच्चे को पूरा बिजनेस करके दिया, उसको कुछ करना नहीं है, बेटा तू, तेरे को पैसा लगा के मैं देता हूँ, तू करके खा ले बस। उसी तरह का है। मतलब ऐसा लगेगा कि पश्च पिट्यूटरी हार्मोन निकाल रहा है, लेकिन असल में उसके पीछे हाथ किसका रहेगा? हाइपोथैलेमस का रहेगा। तो इस तरह के 2 हार्मोन यहाँ पे बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो इसके द्वारा हाइपोथैलेमस एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्पन्न करता है। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि पश्च पिट्यूटरी 2 हार्मोन उत्पन्न करता है, मैंने ये लिखा है कि इसके द्वारा हाइपोथैलेमस एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन उत्पन्न करता है। यहाँ तक अगर समझ गए हो तो आगे चलोगे। अच्छा, अगर ऐसा लगे कहीं पर भी तुम्हें समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो पॉज करके पीछे जाके फिर से एक बार सुन सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ऑडियो को कितनी बार सुनो, तो ये काम तुम्हें करते रहना पड़ेगा अगर कहीं पे ऐसा लगे कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखो, मैंने इस चित्र के नीचे में तुम्हें पेज नंबर 20 का डायग्राम बताया है। तो तुम क्या करोगे, अपने किताब का पेज नंबर 20 निकालो। अपना किताब यानी जो लाइफ साइंस का किताब है उसका पेज नंबर 20 में अगर तुम जाओगे, 1 मिनट, हाँ, पेज नंबर 20 में अगर तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें ब्रेन का यानी मनुष्य के दिमाग का एक चित्र मिलेगा, ठीक है? अब दिमाग के इस चित्र में ध्यान से देखो कि कौन सा भाग मैंने यहाँ पे उतारा है। ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी वाला भाग वहाँ पे छोटा सा है, उसी को मैंने बड़ा करके यहाँ पे उतार के तुम्हें दिखाया है, ठीक है? तो इस चित्र में से कौन सा भाग यहाँ पे आया है ये भी तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों को सबसे पहले हाइपोथैलेमस पढ़ना है। तो हाइपोथैलेमस का स्थान क्या है? हाइपोथैलेमस का स्थान देखो, मैंने क्या लिखा है, अग्र मस्तिष्क के पिछले भाग में डीएनसेफलन के आधार पर। अब नाम भी ऐसा लगेगा, अग्र मस्तिष्क, पिछला भाग, डीएनसेफलन, पूरा कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। फिर से वही पेज नंबर 20 का जो डायग्राम है उसको ध्यान से देखो। हमारे दिमाग को हम लोग 2 भागों से बांट सकते हैं, एक अग्र मस्तिष्क कहते हैं, एक पिछला वाला मस्तिष्क कहते हैं। तो अग्र मस्तिष्क कौन सा है? देखोगे अगर थोड़ा सा ध्यान से तो एक डंडी से हमारा दिमाग जुड़ा हुआ है नीचे, ठीक है? नीचे इधर देखना, मेड्यूला, इंग्लिश में लिखा हुआ है मेड्यूला, MEDULLA, मेड्यूला लिखा हुआ है। तो इस डंडी से हमारा दिमाग जुड़ा हुआ है। ये मेडुला असल में ये पूरा हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है
वो मेड्यूला के सहारे हमारे रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है। और तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊं कि ये मेड्यूला असल में हमारे ब्रेन और हमारे शरीर के बीच का एक ब्रिज है, एक सेतु है। और एक मज़ेदार बात मैं तुम्हें बताऊं कि जब फांसी की सज़ा होती है ना, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आदमी दम घुट के मारा जाता है, लेकिन ये गलतफहमी है। जब फांसी की सज़ा होती है तो आदमी जब झटके से नीचे की ओर गिरता है तो उसकी गले में जो फंदा लगा हुआ रहता है वो उसको उसके सर को ऊपर लटका के रखता है और शरीर को झटके से नीचे गिराता है। ऐसे में ये मेड्यूला टूट जाता है। मतलब होता ये है कि हमारे शरीर का कनेक्शन ब्रेन के साथ टूट जाता है, जिससे मृत्यु उसी क्षण होगी। मतलब आदमी को तड़पने का भी मौका नहीं मिलता है, ऐसा लगता है जैसे स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये एक अलग से जानकारी थी जो मुझे लगा कि तुम्हें जाननी चाहिए। अब आगे देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि ब्रेन दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। देखोगे कि ये जो लंबी डंडी जहाँ से मेड्यूला गया है उसके पीछे का एक भाग है, थोड़ा सा ये पिंक कलर का, थोड़ा सा गुलाबी रंग का दिया हुआ है तुम्हारे किताब में। तो ये भाग है तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा ब्रेन का, और बाकी का ऊपर का जो थोड़ा सा अलग है उससे, वो वाला ब्रेन का आगे का हिस्सा है। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा क्या है, स्थान हाइपोथैलेमस के स्थान में अग्र मस्तिष्क के पिछले भाग में। मतलब ये जो आगे मस्तिष्क है उसका पिछला भाग, मतलब हाइपोथैलेमस देखो आगे के मस्तिष्क के पीछे की तरफ है ना, तो इसीलिए कहा गया है कि अग्र मस्तिष्क के पिछले भाग में। और अब ये डीएनसेफेलॉन के आधार पर, अब ये डीएनसेफेलॉन क्या है भाई, तो इसको क्या है समझने के लिए फिर से चित्र में देखो। तुम्हें देखिएगा एक पीले रंग की पट्टी दिखेगी अर्धचंद्राकार रूप की, जहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पस कैलोसम। देखो ऐसे ऊपर की तरफ आओगे तो देखोगे कॉर्पस, CORPUS, कॉर्पस कैलोसम, CALLOSUM, कॉर्पस कैलोसम ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मिल नहीं रहा है तो ऑडियो को पॉज करके ढूंढ लो, उसके बाद फिर से शुरू करना। ये जो पीले रंग की पट्टी है इसके नीचे के इस भाग को हम लोग डीएनसेफेलॉन कहते हैं। तो अब ध्यान से देखो, हमारा हाइपोथैलेमस इस डीएनसेफेलॉन के आधार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं है। तो तुम्हें दिखेगा कि ये डीएनसेफेलॉन के आधार के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब ये स्थान तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है और रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि दिमाग का दो भाग है, तो दो भाग में से आगे वाले भाग के पीछे के हिस्से में हमारा हाइपोथैलेमस रहेगा, और वो भी कहाँ रहेगा, डीएनसेफेलॉन के आधार पर रहेगा। इतनी बात साफ हो गई है, तो हम लोग कार्य की तरफ बढ़ सकते हैं। अब कार्य में देखो लिखा हुआ है तापमान, भूख, प्यास, भोजन ग्रहण, निद्रा का नियंत्रण। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है कि हमारे, अब तापमान मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब वो सुपर हीरो टाइप का बाहर का वायुमंडलीय तापमान कंट्रोल करता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है वो हमारे शरीर के अंदर का तापमान, हमारी प्यास, भोजन ग्रहण, भूख, नींद कितनी चाहिए हमें शरीर को, ये सब नियंत्रण कर रहा है। प्रमुख रूप से क्या करता है ये, इसका प्रमुख रूप से जो काम है वो है पिट्यूटरी को कंट्रोल करना। मैंने पहले ही कहा था कि पिट्यूटरी बाकी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है, वो कुछ इस तरह से कंट्रोल करता है कि वो दो तरीके के हार्मोन निकालता है, दो तरीके के। एक हार्मोन ये बोलता है कि काम करो, तो काम करो मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तेजक हार्मोन। दूसरा बोलता है कि काम बंद कर दो, तो काम बंद कर दो मतलब क्या हो गया, निरोधक, मतलब रोक देने वाला, निरोधक हार्मोन। मतलब अगर ये उत्तेजक हार्मोन निकालता है तो पिट्यूटरी को ये काम करना शुरू करेगी, और अगर ये निरोधक हार्मोन निकालता है तो पिट्यूटरी को ये काम करना बंद कर देगी। तो इस तरह से ये पिट्यूटरी के ऊपर नियंत्रण करता है। और याद रखना, खास करके कौन से वाले पिट्यूटरी का नियंत्रण करता है,
वो अग्र पिट्यूटरी का नियंत्रण करता है। पश्च पिट्यूटरी इसका लाडला है, पश्च पिट्यूटरी को ये कुछ करने नहीं देगा, ठीक है, उसके लिए ये अपना अलग ही ये निकालता है। अब देखो, अब आगे बढ़ें तो याद करो मैंने क्या कहा था कि पश्च पिट्यूटरी दो अलग अलग हार्मोन निकालता है, लेकिन असल में वो हार्मोन कौन निकालता है? वो हार्मोन निकालता है हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए मैंने जो पश्च पिट्यूटरी के हार्मोन हैं उसको हाइपोथैलेमस के अंदर ही तुम्हें सिखाया है। मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे नोड बनने में क्या हुआ है, हाइपोथैलेमस के साइड में एक स्टार लगा हुआ है। मतलब ये स्टार का मतलब ये है कि ये दिखाएगा कि तुम्हें कौन सी जगह से हार्मोन निकल रहे हैं, और इस स्टार का हेडिंग रहेगा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से दो अलग अलग हार्मोन निकल रहे हैं। 1 नंबर पे मैंने लिखा है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और 2 नंबर पे मैंने लिखा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन हैं। अब तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो ये आएगा कि पश्च पिट्यूटरी से निकलने वाले 2 हार्मोनों का नाम बोलो। याद रखोगे पश्च पिट्यूटरी कोई हार्मोन निकालता नहीं है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्च पिट्यूटरी से निकलने वाले 2 हार्मोनों का नाम बोलो, तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा कि पश्च पिट्यूटरी से एंटी ड्यूरेटिक और ऑक्सीटोसिन निकलते हैं। बात समझ में आई? लेकिन अगर तुमसे ये सवाल पूछा जाए कि बताओ कि पश्च पिट्यूटरी से हार्मोन निकालने के पीछे असल में किसका हाथ है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हें बोलना पड़ेगा कि ये हाइपोथैलेमस निकालता है, ठीक है। तो अब देख लो कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करता है। एंटी ड्यूरेटिक इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन। अब थोड़ा सा समझो कि हमारे शरीर में जब खून दौड़ता है तो खून दौड़ता है, इसका मतलब ये है कि उस खून में कोई चाप होगा। मतलब किसी भी चीज़ में अगर जब तक प्रेशर यानी चाप ना हो तो वो बहेगा नहीं। ये हर चीज़ में होता है। ये बेसिक भौतिक विज्ञान है कि बिना चाप के कोई चीज़ नहीं बहेगी। अब हमारे शरीर में खून बहेगा तो मतलब कोई चाप है। अब इस चाप को नियंत्रित भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी कुछ भी चाप बनता रहे। तो उस चाप को नियंत्रण करने के लिए एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन का स्रवण होता है। अब यहाँ पर ये रक्तचाप संतुलन के साथ साथ दूसरा क्या काम करता है? दूसरा ये काम करता है कि हमारे किडनी की जो नलिकाएं हैं उन नलिकाओं से अंदर बाहर लवण और आयन, लवण मतलब क्या? साधारण लवण की मैं बात कर रहा हूँ। साधारण लवण में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, याद करो, सोडियम क्लोराइड। और दूसरा लवण मतलब ये भी होता है कि उसमें ना ही H पॉजिटिव या तो फिर OH नेगेटिव के आयन है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। K2SO4, अगर मैं K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट की बात करूं तो इसमें भी H प्लस या OH माइनस के आयन नहीं है। तो ऐसे लवण हमेशा आयन बनाएंगे। अब आयन का पुनर्अवशोषण करके यह को संतुलित करता है। किडनी के अंदर बाहर यानी किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम की जो छोटे छोटे कोश होते हैं, जो तुमने क्लास 9 में पढ़ा था। अब कितने ध्यान से पढ़ा था मुझे याद नहीं, लेकिन याद करो जिसको जिसको याद है कि किडनी का जो नेफ्रॉन था उसमें तुम लोगों को पढ़ना पड़ता था ग्लोमेरुलस कप, ठीक है, हेनली का लूप, ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ता था। तो ये जो नलियां हैं, इन नलियों के अंदर बाहर आयनों का आवागमन हमेशा होता रहता है ताकि इन नलियों से जाते समय हमारा जो खून है उसका शुद्धिकरण हो सके। और ये शुद्धिकरण तभी होगा जब इस खून का चाप एक निर्दिष्ट जगह पे रहेगा। अगर खून में चाप नहीं है तो उसके अंदर से जो आयन है वो अंदर बाहर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एंटी ड्यूरेटिक या वेसोप्रेसिन हार्मोन 2 काम करते हैं। रक्तचाप संतुलन करता है और दूसरा इस रक्तचाप संतुलन की मदद से वो हमारे किडनी में आयनों का पुनर्अवशोषण करने में मदद करता है। अगला हार्मोन क्या है? अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन
मैंने याद करो तुम्हें क्लास में समझाया था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं, याद आ रहा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कडल हार्मोन भी कहते हैं। अगर कडल का मतलब नहीं पता है तो सुन लो, कडल मतलब होता है किसी को ऐसे मतलब हग करना, मतलब ज़ोर से ऐसे बाहों में लेना, तो उसको कडल हार्मोन कहते हैं। तो अब लव हार्मोन, कडल हार्मोन, ऐसा क्यों नाम दिया गया है? तुम्हारे किताब में ये सारे नाम नहीं दिए गए हैं क्योंकि शायद तुम्हारे किताब के लिखने वालों को भी शर्म आ रही होगी, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब भी हम कोई सामाजिक संबंध बनाते हैं, अब वो चाहे संबंध कुछ भी हो, जब भी सामाजिक संबंध बनाते हैं तो हम जो अपना मानसिक रूप से किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, ऐसे पसंद करते समय हमारे पिट्यूटरी के पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन निकलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है तो उसका मतलब ये है कि उसके बच्चे के लिए उसके पश्च पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकल रहा है। अगर तुम्हें रास्ते में चलते हुए एक कुत्ते का पिल्ला नज़र आए और उसे देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लगे, तो इसका मतलब याद रखना तुम्हारे पिट्यूटरी के पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन निकल आया। अगर तुम्हें किसी को देखकर प्यार में पड़ने का मन करे तो याद रखना ऑक्सीटोसिन निकल रहा है। अगर किसी और को अपने प्यार में गिराना हो तो याद रखना उसके दिमाग में घुस के उसके पश्च पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का खनन कराना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तरफा प्यार और वो ब्लेड से हाथ काटने की बेवकूफ़ी ना करो, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ और दूसरे के दिमाग में घुस के अगर ऑक्सीटोसिन निकाल पाओ तो ही तुम प्यार कर पाओगे, वरना कभी तुमसे ना हो पाएगा। वो ब्लेड और हाथ का खेल ही करना पड़ेगा जो बेवकूफ़ करते हैं। अब देखो, इतना तो है कि ये ऑक्सीटोसिन हमें सामाजिक संबंध बनाने में मदद करता है। दूसरा ये भी है कि ये बहुत ज़रूरी काम एक है। बहुत ज़रूरी काम ये है कि प्रसव के समय गर्भाशय की पेशियों का संकुचन, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के गर्भ से वो जब बाहर निकलेगा तो याद रखना वो बाहर निकलने के लिए गर्भाशय को अंदर से दबाव पड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये अंदर से गर्भ के मांसपेशियों में जब दबाव ना पड़े तो बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा, या तो फिर बच्चा पैदा होने में देरी हो जाएगी और ये बहुत भयानक हो सकता है। क्यों? अगर बच्चा गर्भ से समय पर बाहर ना आए तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और ऑक्सीजन की कमी से हो सकता है कि बच्चे के दिमाग में कमज़ोरी आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि ऑक्सीटोसिन का खनन बच्चे के प्रसव के समय बहुत ज़रूरी है और यही कारण है कि डॉक्टर बहुत समय जब औरतें वो मतलब उनका बच्चा होने वाला रहता है तो उन्हें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि गर्भाशय का संकुचन हो सके प्रसव के समय। अब दूसरा, बच्चा पैदा होने के बाद जब दूध की ज़रूरत पड़ती है तो माँ के दुग्ध ग्रंथि में भी ऑक्सीटोसिन ही मदद करता है कि वो दुग्ध ग्रंथियों तक दूध पहुँच पाए। तो आज का जो क्लास है वो यहाँ तक ही रहे। यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना। मैंने जितना हो सके समझाने की कोशिश की है, उसको अच्छे से समझ लेना। अगर लगे तो फिर से एक बार देख लेना। ठीक है।